Good morning students. Our fourth chapter is going on and we discuss about the heat and the measuring units of heat and the device which is used to measure the heat. Today we will start this chapter from transfer of heat, various aspects which is related to transfer of heat from one body to another body. Okay. Students, remember this is very interesting topic, interesting chapter. In this chapter we discuss the different aspects and various natural phenomena which are happening due to heat. So इस चैप्टर को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई बच्चा गुना में रहता है और उसको अशोकनगर जाना है, तो वो किस तरह अशोकनगर जा सकता है। ठीक है, तो गुना से अशोकनगर जाने की प्रोसेस को हम ट्रांसफ़र बोलेंगे। ठीक है, अब वो जाने के लिए डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का यूज़ कर सकता है। वो सेल्फ जा सकता है, ठीक है, और वो एरोप्लेन से जा सकता है। लेकिन गुना और अशोकनगर के बीच में तो एरोप्लेन चलते नहीं है, तो ये वाला तो मीडियम उसके लिए किसी काम का नहीं है। वो बाय ट्रेन जा सकता है, बाय बस जा सकता है, बाय बाइक जा सकता है, बाय बाइसिकल जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे उसके पास ट्रांसपोर्टिंग मीडियम्स हैं। ठीक है, इसी तरह हीट को भी क्या होता है, हीट को भी क्या करना होता है, एक हॉट बॉडी से दूसरी कोल्ड बॉडी में जाना होता है। तो वो किस तरह जाएगी। ठीक है, जो भी मीडियम या जो भी तरीका या जो भी टेक्निक वो यूज़ कर रही है हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होने के लिए, हम इस चैप्टर में अब इस चीज़ को समझने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने मेरे जो पुराने इससे पहले जो हमने 2 वीडियो लेक्चर्स सेंड किए थे, आपने उनको देखा होगा और समझा होगा कि हीट क्या है, किस तरह उसका वो परफॉर्म करती है, कौन कौन कैसे कैसे वर्क करती है, हीट को कैसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हीट को किन किन स्केल्स में मेजर किया जाता है और थर्मोमीटर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें हमने अपने लास्ट 2 लेक्चर में और 2 प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझी थी। आज हम समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। लेट्स स्टार्ट। ओपन योर साइंस बुक एंड कम टू द पेज नंबर 42। ओके, एंड स्टार्ट। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग अपने बुक में मैच करते चलिए। वी हैव रीड दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी and its flow from a region of higher temperature to a region of lower temperature. Flow of heat from one place to another, from one body to the another, or from one part of the body to or from one part of a body to another part is known as transmission or transfer of heat. Some common example of transmission of heat are as follow. देखिए, हमने ये पहले पढ़ लिया है कि जो हीट होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। हीट हमेशा रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर से रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर में पहुंच जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती है। ठीक है, इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हम देखते हैं। क्या क्या एग्जांपल है। अ स्पून केप्ट इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क बिकम्स हॉट। आप एक चम्मच लीजिए रूम टेम्परेचर पर, उसको हॉट मिल्क के कप में डिप कर दीजिए और फिर बाहर निकालिए एंड यू विल टच इट। जैसे ही आप उसको टच करेंगे तो आपको क्या फील होगा, गर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हीट है वो मिल्क से निकल के किस में आ गई, स्पून में। सेकेंड इज व्हेन वाटर इज हीटेड इन अ वेसल इट्स अपर लिड रिमेन्स कोल्ड इन द बिगनिंग बट बिकम्स हॉट ग्रेजुअली। आप किसी बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए और उसके ऊपर ढक्कन रखिए। तो जब आप ढक्कन रखेंगे तो आप देखेंगे ढक्कन जो स्टार्टिंग में लिड ठंडी होगी, ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट्स बिकम हॉटर, गर्म हो जाती है। इट डज़ नॉट डायरेक्टली रिसीव द हीट ऑफ द फ्लेम। जबकि जो लिड है इट इज़ नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद फ्लेम, इट जस्ट कवर द माउथ ऑफ द वेसल। द पाइपलाइंस ऑफ वाटर व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट गेट्स हीटेड ड्यूरिंग समर एंड सप्लाई हॉट वाटर टू आवर होम्स। गर्मियों में गर्म पानी आता है नल में, ठीक है ना, अगर वो धूप में खुले हो जाएं। आपने देखा होगा अगर आपके घरों में ओवरहेड टैंक है, वाटर टैंक है जो छत के ऊपर रखे होते हैं, तो आपने देखा होगा गर्मियों में
नून और आफ्टरनून का जो टाइम होता है उस समय बहुत हॉट वाटर आता है। रीज़न, वो पानी जो होता है वो हीट को रिसीव कर लेता है फ्रॉम द सन और गर्म हो जाता है। द हीट ऑफ द सन रीचेज द अर्थ ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस एंड एयर। और आपने देखा होगा एक फिगर बना हुआ है बुक में, पेज दिस सेम पेज नंबर पर। देखिए ये जो फिगर है ये क्या शो कर, ये तो है हमारा सन और ये हमारी अर्थ, और यहाँ से ये डिफरेंट रेज आ रही हैं सन की, और ये क्या है, ये एक्चुअली हीट रेज हैं, ठीक है, और ये अर्थ को गर्म कर रही हैं। ठीक, कहाँ से आ रही हैं, ये बीच में क्या है, बीच में स्पेस है, ठीक है, और यहाँ एयर है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको दिख रही है किस तरह से ये सन से अर्थ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंडक्शन। अब देखिए कंडक्शन के लिए एक फ़िगर बना हुआ है बुक में पेज नंबर 42 पर। पहले उस फिगर को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस फिगर को देखिए, ये है वो फिगर। इस फिगर में हम कंडक्शन देख रहे हैं। अब देखिए कंडक्शन में क्या हो रहा है, ये तो है फ्लेम, ठीक है, और ये कोई वेसल है, इसमें जो वाटर है उसको कंटेन किया हुआ है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, जो हीट है वो इस पॉट को गर्म कर रही है। इस पॉट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हो रहे हैं, और जो हॉटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो ऊपर जा रहे हैं, और जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ रहे हैं। फिर जैसे ही वो नीचे आते हैं तो ये भी गर्म हो जाते हैं, फिर ये ऊपर जाते हैं, और ऊपर के जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। ये वाली प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। चलिए, मेटल ऑब्जेक्ट्स गेट्स हीटेड अप when they come in contact with hot solids or liquid. This made of heat transfer known as conduction. When heat is applied, the molecule of substances start vibrating. On application of heat at one end, the molecule present at that end start vibrating. These molecules clash with neighboring molecules. The neighboring molecules start vibrating. They then pass on a vibration to the neighboring, which are away from the heated end. In this way, the heat gets transferred from the hot end to the cold end. However, the molecules themselves do not travel from one end to another end. However, the molecules themselves do not travel from one end to another end. Thus, conduction is the process of transfer of heat in which heat travels from the hot end to the cold end without actual movement of molecules. Conduction is the principal mode of heat transfer through a solid. Let us perform following activity to understand this process better. अब देखिए कंडक्शन में क्या होता है, सिंपल सी बात है। कंडक्शन में क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हॉटर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हम रख देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जस्ट वाइब्रेट। अब वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पे मूवमेंट करते रहते हैं, बस वो शिफ्ट नहीं होते, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, बस वो यहीं वाइब्रेट होते रहेंगे। इस वाइब्रेशन में क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है तो इसके वाइब्रेशन से जो इसके पास में नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होता है वो भी वाइब्रेट होने लगता है। इसके वाइब्रेट होने से क्या होता है, जो दूसरा मॉलिक्यूल्स इसके पास में है वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। ऐसा कब तक चलता है, लास्ट मॉलिक्यूल्स तक ये वाइब्रेशन चलता रहता है। और इस वाइब्रेशन में क्या होता है कि मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल्स हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है तो हीट इस मॉलिक्यूल से इसमें, इससे इसमें
फिर सीक्वेंटली इसमें पहुंच जाती है, जबकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ही जगह पर बने रहते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी क्या है, चलिए उस एक्टिविटी को देख लेते हैं। ये एक्टिविटी है सिंपल, देखिए इस एक्टिविटी में क्या है, इस एक्टिविटी में हम कंडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एक स्टैंड है, मेटलिक स्टैंड है और इससे एक मेटल रॉड कनेक्ट है, ठीक है। अब इस मेटल रॉड को क्या किया हुआ है, थोड़ा सा वैक्स का यूज़ करना है हमको, और वैक्स के विद द हेल्प ऑफ वैक्स वी अटैच सम नेल्स, कुछ नेल्स हमने वैक्स के थ्रू इससे पेस्ट कर दें, चिपका दें, ठीक है। फिर हमको क्या लेना है, एक कैंडल लेना है। इस कैंडल को ये जो मेटलिक रॉड है इसके अदर एंड पर, यहाँ इस एंड पर इसको रख देना है और गर्म करना है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जैसे जैसे हीट ट्रांसफ़र होगी मीन्स वाइब्रेशन के थ्रू, अब देखिए ये जो रॉड है ये रॉड तो नहीं मूव कर रही, इट मीन्स इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। हो क्या रहा है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअली वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेट हो रहे हैं। तो इसका जो वाइब्रेशन है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, और इस तरह ये वाइब्रेशन बढ़ता जा रहा है और कहाँ तक आएगा, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड तक आएगा, यहाँ तक, ठीक है। अब इस वाइब्रेशन से होगा क्या, जो हीट है वो भी यहाँ से लास्ट पॉइंट तक आ जाएगी वाइब्रेट होती हुई, मतलब हीट का ट्रांसफ़र इस तरह से हो जाएगा। अब हमको कैसे पता पड़ेगा कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो देखिए हमने क्या किया हुआ है, जो नेल्स हैं उनको मोम के थ्रू इससे जोड़ा हुआ है। अब जो वैक्स होता है उसका तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे जैसे हीट ट्रांसफ़र होती है तो जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाती है, जो नेल है वो इस स्टिक से, इस रॉड से डीअटैच हो जाती है। ये धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सभी नेल्स अलग हो जाते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या शो करता है, ये शो करता है कंडक्शन, ठीक है। ये पूरी एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। बस याद रखना ये जो मेटलिक रॉड है, इस मेटलिक रॉड से हमने कुछ नेल्स को मोम के हेल्प से जोड़ा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। There are two important conditions which need to be met for the conduction of heat from one object to other. They are, अब देखिए दो कंडीशन है कंडक्शन के लिए, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। राइट डाउन द टू कंडीशन विच आर इम्पॉर्टेंट टू कंडक्शन। तो फर्स्ट इज the object should be in close contact with each other to allow pass of heat। जो दो ऑब्जेक्ट हैं या जो ऑब्जेक्ट हैं उनको एक दूसरे के बहुत पास में, क्लोजली कांटेक्ट में होना पड़ेगा जब उनमें हीट पास होगी। सेकंड, टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी एट डिफरेंट टेम्परेचर, और कंडक्शन के लिए ये भी ज़रूरी है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, डिफरेंट टेम्परेचर वाले होंगे। चलिए नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंडक्शन। अब कंडक्शन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट बाय सॉलिड डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स विच एनहेंस और रिड्यूस देयर कैपेसिटी ऑफ कंडक्शन। दीज फैक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब ये जो फैक्टर्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन, नेचर ऑफ द सॉलिड मटेरियल। जो सॉलिड मटेरियल है उसका नेचर किस टाइप का, ये कंडक्शन को कंडक्शन पर के लिए ये चीज कंडक्शन इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सर्टेन मटेरियल्स कैन कंडक्ट हीट बट सम कैन नॉट। देखिए सारे मटेरियल्स कंडक्शन नहीं करते, ठीक है, कुछ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और कुछ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो जो पुअर कंडक्टर होते हैं दे कैन नॉट कंडक्ट, बट जो गुड कंडक्टर होते हैं दे आर easily conduct the heat. So the material which allow heat to flow through them by conduction are known as good conductor of heat, that is iron, copper, aluminum, silver, gold, etc. Okay, come to the next page.
पेज नंबर 44। फिर एक्टिविटी नंबर 5 पेज नंबर 44 पर, टू शो दैट कंडक्शन ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल्स। फिर इसमें डिफरेंट मटेरियल का यूज़ किया गया है, आयरन रॉड और मेटल वैक्स और एल्युमिनियम और कॉपर, ठीक है, और हॉट वाटर का यूज़ किया गया है। जो भी रॉड है जो सबसे पहले गर्म होगी वो, मतलब जो पाइप सबसे पहले गर्म होगा वो गुड कंडक्टर है। देन सब्सिक्वेंटली जो सबसे बाद में गर्म होगा वो पुअर कंडक्टर है, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अब इनके यूजेस हैं। तो फर्स्ट इज़, देखिए घर में जो किचन होता है, किचन में जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं, और कुछ बहुत जो कॉस्टली मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो कॉपर के बने होते हैं। और कॉपर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी 5 में आपने देखा होगा कि कॉपर सबसे पहले गर्म होता है, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन एंड देन लास्ट में ग्लास, ठीक है। तो कॉपर गुड कंडक्टर होता है, इसलिए कुकिंग वेयर यूटेंसिल्स जो होते हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं। तो कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स एज दे क्विकली एब्जॉर्ब ऑफ हीट ऑफ द फ्लेम एंड ट्रांसफर इट टू फूड efficiently. Second, mercury used in thermometer as it conducts heat. Third, copper tubes are used in automobiles radiators as they absorb heat from the hot water which comes from the engine. D, the cooling coils of air conditioner and refrigerator are made of copper as it quickly conducts the heat away. The materials which do not allow heat to flow them are known as bad conductor of heat or insulators. Uses of insulators are: number 1, handles of cooking utensils or cooking ware are made of an insulator known as bakelite as it is heat resistant. आपने देखा होगा कि जो बर्तन होते हैं ना, यूटेंसिल्स, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो एक ब्लैक कलर के मटेरियल से बने होते हैं, उसको बैकेलाइट बोलते हैं। और ये जो बैकेलाइट होता है इट इज़ हीट रेजिस्टेंट, मींस बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट कैन नॉट कंडक्ट हीट। वुलन क्लॉथ आर यूज इन विंटर सिंस दे ट्रैप एयर विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट। अब जो वुलन क्लॉथ होते हैं ये क्या करते हैं, इनके बीच में जो एयर स्पेस होता है फाइबर्स के बीच में, वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं। और एयर क्या होती है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इससे हमारी बॉडी से क्या होता है? टेम्परेचर लॉस नहीं होता और हमको अच्छा फील होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 55। चलिए मैं स्लाइड करना भूल गया था। चलिए आप पेज नंबर 55 पर आ जाइए। C. Eskimos make igloos using snow. Since snow trap large amount of air, air is bad conductor of heat, thus it prevent the heat inside the igloos from going out. अब देखिए ये जो आप ये वाइट कलर का हट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ आइस। अब ऐसी जगह पर आइस है जो सिर्फ आइस ही आइस है, ठीक है, स्नो। ओके, सो बर्फ़ में अपने आप को वार्म रखने के लिए ये एस्किमोस क्या करते हैं, जो स्नो होती है स्नो से ही घर बना लेते हैं। स्नो में क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में एयर होती है और एयर बैड कंडक्टर होती है हीट की, ठीक है। और जब वो बैड कंडक्टर होती है तो हीट जो होती है वो स्नो के बाहर नहीं जा पाती, ठीक है। और जो स्नो हाउस होता है, ठीक है, वो गर्म हो जाता है, अंदर से गर्म रहता है। और जो एस्किमोज होते हैं उनकी वो प्रिवेंट रहते हैं फ्रॉम हीट लॉस से। इन कोल्ड कंट्रीज डबल ग्लास विंडो पैन्स आर यूज्ड। अब देखिए जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर
डबल ग्लास पेन्स का यूज़ करते हैं। पेन्स मतलब जो खिड़की के जो पेन्स होते हैं ना, पर डे ऐसा कुछ बोलते हैं। तो 1 और सॉरी ये एक पेन हो गया और डिफरेंट कलर से ये येलो कलर का ये दूसरा पेन हो गया। अब इसके बीच में जो स्पेस है, येलो और रेड के बीच में जो स्पेस है, ये किससे फिल होता है? ये फिल रहता है एयर से, ठीक है। इसके बीच में ये एयर फिल रहती है, ठीक है। अब हमको पता है एयर क्या होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इससे क्या होता है? ये जो डिफरेंट पेन्स होते हैं इनमें से हीट बाहर नहीं जा पाती। मीन्स अगर ये इनर पार्ट हो गया तो यहाँ से हीट बाहर नहीं जा पाएगी, और ये आउटर पोर्शन है तो यहाँ से अंदर हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। मीन्स ना तो बाहर से अंदर होता है हीट ट्रांसफ़र, ना ही अंदर से बाहर होता है, ठीक है। तो ये यूजेस ऑफ इंसुलेटर्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम तो ठंड से मर जाएंगे, ठीक है, और इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। इससे हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2, एरिया ऑफ कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट है किसका? हम पढ़ रहे हैं ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें जो कंडक्शन को इफ़ेक्ट करती हैं। तो पहला पढ़ा था हमने नेचर ऑफ मटेरियल। अब जो दूसरा पॉइंट है जो कंडक्शन को इफ़ेक्ट करता है वो है एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर भी कंडक्शन को इफ़ेक्ट करता है। चलिए, द रेट ऑफ कंडक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, दैट मीन्स इट इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन एरिया ऑफ कंडक्टर एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है और उसका एरिया ज़्यादा है तो उसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और सेम मटेरियल का बना हुआ दूसरा कंडक्टर है जिसका एरिया कम है तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो द एरिया ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्शन ऑफ हीट। For example, when you heat two wax coated rod A and B, A being thicker than B, the length of wax that has melted in A will be greater because the area of A is greater due to thickness. ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम हॉट सरफेस। सॉरी, distance from the hot surface. Heat is generally conducted from the hot end to the cold end of an object. In an activity performed earlier in the chapter, you have observed that the nail which is located at the farthest end falls in the end. As the heat of the flame takes the most time to reach it, while the nail that closest to the flame falls first, as heat reach it in the लीस्ट टाइम। अब देखिए, डिस्टेंस भी जो कंडक्शन होता है वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। जो वैक्स रॉड कैंडल वाली जो एक्टिविटी है उसमें हमने देखा जो नेल कैंडल के पास में वो पहले गिर गई और जो लास्ट में थी वो लास्ट में गिरी। इसका मतलब क्या हुआ? जो कंडक्शन है उसको एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कंडक्शन, जो हीट का कंडक्शन है उसको वहाँ तक लास्ट पॉइंट तक पहुँचने में टाइम लगेगा हीट को। टेम्परेचर। टेक टू रॉड्स मेड अप ऑफ सेम मेटल ऑफ इक्वल साइज, heat them to the same temperature, and then put one of them in a beaker containing ice and other is contact with a body
at room temperature, you will observe that the rod which is kept in a ice cools down faster, hence it can be conducted. That conduction of heat is affected by the difference in the temperature of the two bodies in contact. अब देखिए आपको क्या करना है, दो रॉड लेनी है सेम मटेरियल की बनी हुई और सेम लेंथ की, मीन्स उनका एरिया और वॉल्यूम सेम होना चाहिए और मेटल भी सेम होना चाहिए। उन दोनों को आपको गर्म करना है। एक को क्या करना है, एक को आपको ऐसे बीकर में रखना है जिसमें आइस क्यूब्स रखे हुए हैं और एक रॉड को आपको ऐसे में रखना है, रूम टेम्परेचर पर रखना है। फिर आप देखेंगे जो आइस क्यूब्स में रखी थी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी और जो रूम टेम्परेचर पर है वो देरी से ठंडी होगी। इसका मतलब है कि जो कंडक्शन होता है वो उसके आसपास का जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि आइस क्यूब्स में क्या हुआ, जो हीट थी वो आइस क्यूब्स में एब्जॉर्ब कर ली, इसलिए रॉड जल्दी ठंडी हो गई और जो रूम टेम्परेचर पर है वो देरी से ठंडा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन, पेज नंबर 46। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कन्वेक्शन है। चलिए, कन्वेक्शन इज द अनदर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। टिल देन गुड बाय।